राजस्थान के एक गांव में रहने वाली सिमरन एक नंबर की आलसी थी। वो हर समय बस बिस्तर में ही पड़ी रहती थी, जिस कारण उसका वजन भी बढ़ गया था। उठ जाओ सिमरन, अब कम से कम खाना तो खा लो। माँ, आप खाना यहीं बेड पर ले आओ ना, मुझसे नहीं उठा जाता। और हाँ, जल्दी ले आना, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे कम से कम ब्रश तो कर ले, अब क्या इसमें भी आलस आ रहा है तुझे? अरे अब मैं एक दिन ना करूंगी तो क्या आफत आ जाएगी? सिमरन, तेरी इसी आलस के कारण ही तो तू दिन भर फूलती जा रही है। ना जाने कौन इस लड़की से ब्याह करेगा। कर लेगा जिसे करना होगा माँ, तू ज्यादा चिंता मत कर। अच्छा अब मुझे सोने दो। सिमरन के इस आलसपन के बारे में सबको पता था। बिस्तर से उठने में भी उसे आलस आता था। वो सिर्फ नहाने और बाथरूम तक जाने के लिए ही बिस्तर से उठती थी। यहाँ तक कि उसके भाई की शादी थी तो उस दिन भी वो बिस्तर से नहीं उठी और घर पर बिस्तर में ही पड़ी रही। और जब उसकी नई नवेली भाभी घर में आई तो उसकी सास ने उसे उसकी आलसी ननद से मिलवाया। ननद जी उठ जाइए, खाना खा लीजिए। भाभी यहीं ले आइए ना, मैं अपना खाना बिस्तर पर ही खाती हूँ। ननद जी, खाना भी भला कोई बिस्तर पर खाता है क्या? हाँ मैं खाती हूँ, जाओ अब जल्दी से ले आओ, बहुत भूख लगी है। हे भगवान, मेरी ननद तो कितनी आलसी है। बहू, ये जो बोलती है बोलने दे, तू इसके लिए खाना यहीं ले आ, ये ऐसी ही है। हाय राम, इसे कहते हैं किस्मत, और मुझे यहाँ घर के सारे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह दिन बीतते गए और अब पार्वती देवी सिमरन के लिए रिश्ता देखने लगी। बेटी उठ जा, कम से कम अपनी भाभी को ही देख ले, वो कैसे घर का सारा काम करती है, उससे कुछ सीख। और तू ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहेगी तो कौन ही लड़का तुझसे शादी करेगा? माँ, जिसे भी शादी करनी हो वो मैं जैसी हूँ वैसी ही शादी करेगा मुझसे। जो लड़की पैर हिलाने में भी आलस करती थी वो जुबान चलाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहती थी। फिर कुछ समय बाद उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आया। अजी, लड़की को बुलाइए ना, हम उसे देखना चाहते हैं। कहाँ है लड़की? जी, लड़की ने यहाँ आने से मना कर दिया है, वो ऊपर रूम में वहीं आप लोगों से मिलना चाहती है। हाय रे, कैसी आलसी लड़की है ये। ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा है हमारा बेटा कुंवारा ही रहे, हमें नहीं करानी शादी। इसी तरह एक के बाद एक कई लड़के उसे मना करते रहे। ये देख पार्वती देवी बड़ी परेशान हो गई। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहू, अब इस लड़की की शादी कैसे होगी? मुझे तो इसकी शादी की चिंता बहुत सता रही है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, अब उनकी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी, साथ ही अब मैं उनका आलसपन भी दूर कर दूंगी। दरअसल अर्पणा का एक चचेरा भाई अनुराग था, जो अर्पणा को बड़ा मानता था। अर्पणा ने उससे मिलकर उसे सारा प्लान समझा दिया। ठीक है अर्पणा दीदी, मैं शादी करूंगा आपकी ननद से। फिर शादी वाले दिन सिमरन ने बड़ी मुश्किल से लहंगा पहना और तैयार हुई। उफ़्फ़ो भाभी, ये लहंगा पहनकर तो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अभी फिर से नींद आ रही है। अरे इतनी मुश्किल से तेरी भाभी ने एक लड़के को तेरी शादी के लिए तैयार किया है और तुझे आज भी सोना है। बारात आने को है और मैडम को सोना है। कोई बात नहीं माँ जी, आज ननद जी का इस घर में आखिरी दिन है, इसे अभी सोने दीजिए। फिर कुछ देर बाद, मुझसे नहीं होता, 2-2 घंटे स्टेज पर खड़े रहो और फिर सारी रात मंडप में बैठो। नहीं नहीं, मैं शादी करूँगी तो यहीं बिस्तर पर ही करूँगी। तभी अनुराग वहाँ आता है। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझता हूँ सिमरन, ऐसे तो तुम बहुत थक जाओगी। थैंक यू सो मच अनुराग, जो तुमने मुझे समझा। अरे तुम्हारा होने वाला पति हूँ, समझना तो पड़ेगा ही। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। फिर मंडप के पास ही सिमरन का बिस्तर लगाया जाता है, जिस पर लेटकर ही सिमरन की शादी कराई जाती है। फिर सिमरन ससुराल चली गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ उसके साथ क्या होने वाला है। शुरू के 2-3 दिन तो उसकी सास, ननद और नौकरों ने उसे हर चीज़ बिस्तर पर ही ला कर दी, उसे खूब खिलाया पिलाया। लेकिन शादी के तीसरे दिन
माँ, वो मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। अब 2 साल तक मुझे वहीं रहना होगा। सिमरन, अब तुम्हें भी मेरे साथ वहीं रहना होगा। अनुराग सिमरन को लेकर दूसरे शहर चला आया। सिमरन को अकेले रहने की आदत नहीं थी। वो बचपन से ही घर की लाडली रही थी और सब उसे बहुत प्यार करते थे। इसीलिए वो जो भी बोलती थी सब वही करते थे। लेकिन अनुराग के साथ दूसरे शहर में आने के बाद उसके दिन बदलने लगे। अनुराग काम के चक्कर में जल्दी ऑफिस चला गया और वहीं सिमरन को सोते सोते भूख लगने लगी। अरे यार, भूख तो बहुत तेज लगी है। अब मैं क्या खाऊं? अब कौन ला कर देगा मुझे बिस्तर पर खाना? पता नहीं कुछ बना भी है या नहीं। लेकिन जब भूख उसकी बर्दाश्त से बाहर हुई तब, माँ, भाभी, कुछ दे दो ना खाने को। फिर थकार कर उसे बिस्तर से उठना ही पड़ा। वो रसोई में गई जहाँ खाना नहीं बना था। उसे जोरों की भूख लग रही थी, लेकिन खाना तो उसे बनाना ही नहीं आता था। फिर उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। क्या बात है बेटा, आज सुबह सुबह फ़ोन कैसे लगा लिया? क्या बात है? माँ, वो बहुत जोरों की भूख लगी है। ऐसा कुछ बताओ ना जो जल्दी से बन जाता हो। अरे, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि कुछ बनाना सीख ले। अच्छा, अब ऐसा कर, पुलाव बना ले, वो बहुत जल्दी बन जाता है। पार्वती देवी उसे पुलाव बनाने का तरीका बताती गई और उसने पुलाव बना लिया। फिर उसे बर्तन भी धोने पड़े, लेकिन इस सब में वो बहुत थक गई। फिर वो सोने चली गई। दिन में उसे फिर से भूख लगी तो उसने यूट्यूब पर देखकर खिचड़ी बना ली। ओफो, ये घर तो कितना गंदा हो रखा है, बिल्कुल भी सफाई नहीं है। मैं तो ऐसी गंदगी में नहीं रह सकती। फिर खिचड़ी बनते बनते उसने घर भी साफ कर डाला, क्योंकि उसे गंदगी से नफरत थी। और ऐसे ही धीरे धीरे करके उसका आलस जाने लगा। शाम को अनुराग घर लौटा तो उसने देखा कि सिमरन ने उसके लिए खिचड़ी बनाई है। अरे वाह सिमरन, आज तो तुमने खिचड़ी बनाई है, वो भी पहली बार। अरे भाई, पहली बार मेरी पत्नी ने कुछ बनाया है मेरे लिए। मैं तो ज़रूर खाऊंगा, देखूं तो कैसी है। अनुराग खिचड़ी खाता है तो उसे वो बड़ी पसंद आती है। वो सिमरन की खूब तारीफ करता है। तब जाकर अनुराग ने उसे सारी सच्चाई बताई कि किस तरह से ये सारा प्लान उसका और अर्पणा का था। अच्छा, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है जो मुझे सीधे रास्ते पर ले आए। अभी भाभी को फोन करके खूब डांट लगाती हूँ, लेकिन प्यार वाली, मेरी प्यारी भाभी कितना सोचती है मेरे बारे में। फिर सिमरन फोन करके अपनी भाभी को थैंक यू बोलती है और उसे सब बताती है कि किस तरह वो घर का सारा काम सीख गई है और तरह तरह का खाना भी बनाने लगी है। यह सुनकर सिमरन की भाभी और माँ दोनों बहुत खुश हुई और उनके दिल को तसल्ली मिली। आओ बहू रानी, अंदर आओ, हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। अनीता अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर के अंदर ले आती है, जहां अंदर आते ही अनीता की छोटी बहू उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देख उसकी सास अनीता उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, ये कमरा कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है? अच्छा, ये बताइए कि मेरा कमरा कहाँ है? मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी सुनैना का कमरा है। तुम दोनों को अब यहीं रहना है। क्या? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में कैसे रहेंगी? बहू रानी, तुम तो जानती हो हम लोगों की गरीबी। पूरे घर में यही एक कमरा है, इसीलिए जो भी है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। प्रिया मुंह बनाकर बैठ जाती है। फिर शाम को उसकी जेठानी पानी लाकर उसे देती है और कहती है, ये लो प्रिया, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो कहना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में सो जाती हैं। कमरे के एक तरफ के बिस्तर पर जेठ जेठानी तो दूसरी तरफ देवर और देवरानी सो जाते हैं। फिर अचानक आधी रात को प्रिया को गंदी बदबू आती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है?
ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई चूहा मर गया हो। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। पराठे खाकर अब मेरा जीना मुश्किल कर दिया है इन्होंने। ये जेठानी तो बदबूदार बम छोड़ी ही जा रही हैं। उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरी स्वागरात ऐसी होगी, और ऊपर से ये बदबूदार गैस और सूंघनी पड़ रही है। तभी जेठानी की आंख खुल जाती हैं और वो कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम सोई नहीं? आप इतनी बदबूदार गैस छोड़ रही हो, भला नींद कैसे आएगी? तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस का होना तो आम बात है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। प्रिया अपनी किस्मत को कोसती हुई सो जाती है। अगली सुबह प्रिया की मुंह दिखाई की रस्म होती है और मोहल्ले की औरतें आती हैं। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। छोटी बहू, अब जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है ना, वैसे तू भी सुना दे। क्या खाक खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले दिन से तो हम दोनों पति पत्नी अपनी जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं। ऊपर से इन्हें खुशखबरी और सुननी है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जेठानी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया भी अपनी बहन से बात कर रही थी। लेकिन एक ही कमरे में होने के कारण दोनों एक दूसरे से फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। ओ नो, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पर भी बात नहीं कर सकते। इतनी ही परेशानी हो रही है तो कमरे से बाहर जाकर आंगन में बात कर लो। मैं क्यों जाऊं आंगन में? आप जाकर बात कर लो ना बाहर धूप में खड़े होकर। मैं तो कहीं नहीं जा रही। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर जेठानी रसोई में खाना बनाने चली जाती है और फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कि कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। देवरानी जी, ये क्या, आपने सारा कमरा फैला दिया, और ये कपड़े इस तरह क्यों रखे हुए हैं? तुमने तो सब बिगाड़ के रख दिया है। जेठानी जी भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा ही नहीं बल्कि मेरा भी कमरा है, और मुझे अपने कमरे में कैसे रहना है इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी सुनैना सारे कमरे को अकेले ही साफ करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब जेठानी की डिलीवरी का वक्त पास आ जाता है, इसलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती है, जिसके लिए सुनैना शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही होती है, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी, अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो अब आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई की रस्म मेरी है तो पहले मुझे अच्छे से तैयार होने दो, फिर तुम बाद में हो जाना। ओफो, क्या मुसीबत है, जब से इस घर में आई हूँ तब से कमरा, बाथरूम, यहाँ तक कि शीशा भी एक ही है। न जाने कब तक मुझे हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ? पहले मैं अपने कमरे में कितने आराम से रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो होलिया ही बिगड़ गया है। सारा दिन कमरा गंदा करके रखती हो। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ आपका ही कमरा है? अरे मेरा भी इस कमरे पर उतना ही हक है जितना आपका। और ऐसे बातों ही बातों में दोनों की बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, और इन सब के चलते सुनैना को गलती से धक्का लग जाता है, जिससे वो पेट केवल गिरने वाली होती है कि तभी उसका पति सुनील आ जाता है और वो उसे संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम गिरने से बच गई, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। अगर अभी मेरा बेटा यहाँ आया नहीं होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, लेकिन आने वाले इस बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम्हें ये सब परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथापाई पर उतर आओ। कम से कम तुम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि अभी हम लोग गरीब हैं और अभी कमरा नहीं ले सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे सारा दिन मेहनत तो कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कमरा भी ले लेंगे।
मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी। तभी बड़ा बेटा सुनील कहता है, अब आप चिंता मत कीजिए, हमने ज़मीन खरीद ली है और बहुत जल्द ही उसमें 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, हमने तो सोचा था घर बनाने के बाद आप तीनों को सरप्राइज देंगे। आप लोग चिंता ना करें, अब हमारी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। फिर ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती हैं और उनके बीच एक कमरे को लेकर लड़ाई भी खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है और अब वो सब अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।